ये क्या, इस बार भी मुझे बेटी ही पैदा हुई है? नहीं, मैं इसे भी अपनी पिछली दोनों बेटियों की तरह मार डालूंगी। जब तक मुझे बेटा नहीं हो जाता तब तक मैं इन बेटियों को जीने नहीं दूंगी। इन्हें वही भेज दूंगी जहाँ से ये आई है। मुझे बेटे की जरूरत है, ना कि इन बोझ बेटियों की। रेखा गुस्से से अपनी मासूम बेटी को एक कपड़े में लपेटकर उसे टोकरे में डालने के बाद खुद से कहती है, आज मैं इनका काम तमाम कर दूंगी। हाँ, इसे जंगल में छोड़ाती हूँ और मैं जब दिनेश पूछेगा तो अपना वही पुराना रोना रो दूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। रेखा ये सोचकर उस बच्चे के टोकरे को उठाकर जंगल ले जाती है और उस टोकरे को रखकर हंसते हुए खुद से कहती है, इस बार मैं तुम्हें नहीं बल्कि इस जंगल के जंगली जानवर ही चीर फाड़ कर खा जाएंगे और मुझे अपने हाथ तेरे खून से रंगने भी नहीं पड़ेंगे और न मुझे तेरे पिता को तेरे बारे में कोई जवाब देना पड़ेगा। तो यही मर, मैं तो चली। अब तेरे बाप को अपना नाटक भी तो थोड़ा दिखाना होगा ना। रेखा रोती हुई बच्ची को छोड़कर अपने घर जाती है, जहाँ उसका पति दिनेश कहता है, ए रेखा, कहाँ कहाँ गई थी तुम और हमारी संतान कहाँ है? बिटिया कहाँ है हमारी? दिनेश, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारी किस्मत इतनी खराब है कि भगवान हमें हमारी इंसान संतान देने की जगह जानवर की संतान दे रहा है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? पागल वागल हो गई हो क्या? मैं सही कह रही हूँ। इस बार भी हमारी अजीब जानवर संतान पैदा हुई थी और उसे हम अपने पास नहीं रख सकते थे, इसीलिए मैं उसे जंगल छोड़ आई हूँ। हे भगवान, पहले मेरी पिछली 2 संतान जानवर के रूप में पैदा हुई और अब यह तीसरी संतान भी। आखिर हमें किस चीज की सजा मिल रही है भगवान? दिनेश रोता रह जाता है, जबकि अंदर ही अंदर रेखा अपने झूठ पर खुश होती है और दूसरी तरफ बच्ची भूख से बिलखती रहती है जब वहाँ हीरा आती है। अरे, ये रोने की आवाज किसकी है? लगता है यहाँ किसी जानवर का बच्चा छूट गया है, वही रो रहा है। मैं उसे देखती हूँ, हो सकता है मेरे किसी जानने वाले का बच्चा होगा। अरे, ये तो इंसान का बच्चा है, मगर ये यहाँ कैसे आया? लगता है कोई इसे यहाँ फेंक कर गया है। लेकिन अगर लोगों को संतान चाहिए ही नहीं होती तो वो इन मासूमों को पैदा क्यों करते हैं? अरे चुप हो जाओ बच्ची, चुप हो जाओ, रोते नहीं है। मैं हूँ ना, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, लक्ष्मी, और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अरे, लगता है ये बच्ची बहुत ही भूखी है, इसीलिए ये चुप नहीं हो रही है। मैं एक काम करती हूँ, इसे अपना ही दूध पिलाती हूँ, शायद ये पेट भरने से चुप हो जाए। और फिर हीरा उस बच्ची को अपना दूध पिलाती है, जिसे पीते ही वो बच्ची शांत हो जाती है। इसका मतलब मैंने सही अंदाजा लगाया था, ये सच में बहुत भूखी थी। खैर, अब मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ, इससे पहले कोई जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना ले। हीरा बच्ची को अपने साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में लेकर जाती है और उस बच्ची से कहती है, मेरी बच्ची, प्यारी बच्ची, मेरे घर की लक्ष्मी, अब से तू ही मेरा सब कुछ है। और फिर हीरा लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखती है, उसे अपना दूध पिलाती है और हर मुमकिन कोशिश करके उसका पालन पोषण करती है। और ये सब करते करते 17 वर्ष कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता, जब एक दिन, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, क्या कर रही है रे? कुछ नहीं हीरा माँ, बस मैं आपके लिए हरे भरे चारा इकट्ठा कर रही हूँ। अरे हट पगली, इतनी मेहनत मेरे लिए क्यों करती है? तुम, मैं जंगल तो जा ही रही हूँ, तो वहीं से चारा चर लूंगी। नहीं हीरा माँ, अब से आप मेरे लिए जंगल नहीं जाओगी,
बहुत किया है आपने मेरे लिए। अब मेरी बारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं, क्योंकि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ ना। नहीं मेरी बच्ची, मैं मानती हूँ कि मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तू मेरी बेटी है और बेटियां कभी माँ के लिए बड़ी हो सकती है क्या? नहीं ना, इसलिए चुपचाप यही रहे। नहीं हीरा माँ, बस एक आप ही मेरी माँ हो, क्योंकि जिन्होंने मुझे पैदा किया उन्होंने मुझे कचरे का ढेर समझकर फेंक दिया, और आपने दिन रात करके मुझे पाला पोसा। इसीलिए अब मेरा भी आपके लिए कुछ करने का फर्ज बनता है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। हाँ माँ, अब से मैं आपका दूध सारे गांव वालों में बेचूंगी, और उनसे जो पैसे आएंगे वो मैं आपके खान पान में लगाऊंगी। ठीक है, ठीक है। और फिर लक्ष्मी अपने कई बात के तहत हीरा गाय का दूध निकालकर सारे गांव में बेचती है और लोग उसका दूध भी बड़े पैमाने पर खरीदने आते हैं। जब एक दिन अरे बेटी लक्ष्मी, जरा 2 किलो दूध तो देना। जी काका, बस अभी लाती हूँ। अरे क्या बात है काका, आजकल आप कुछ ज्यादा ही दूध खरीद रहे हैं, क्या बात है? अरे नहीं नहीं बेटा, बात ये है कि लक्ष्मी जिस गाय का दूध बेचती है ना, वो कुछ अलग ही दूध लगता है। इसको अगर बीमार इंसान पी ले तो वो पल भर में चंगा हो जाता है, और अगर मैं पी लेता हूँ तो ताकत आ जाती है, नहीं तो इस बुढ़ापे में उठकर दूध लेने आने की भी हिम्मत नहीं है बेटा। ये तो आ जाता हूँ और कमाल है इस दूधई का। अच्छा वाह, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपनी बीमार माँ के लिए दूध जरूर यहीं से ले जाऊंगा। लक्ष्मी दीदी, मुझे भी 2 किलो दूध दे दो। जी भैया, अभी देती हूँ। और फिर लक्ष्मी उन सभी को एक एक करके दूध देती है और उसी तरह से उसका दूध खूब बिकता है। जब वो दूध बेचकर अपने घर आती है, बेटी आ गई तुम, अब बताओ कितना दूध बिका? अरे माँ पूछो मत, सारा दूध खत्म हो गया, और ये देखिए कितने सारे पैसे कमाए मैंने। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब इन्हें संभाल कर रखना और इनसे अपने विवाह के लिए बहुत सारी चीजें लेना। माँ वो सब बात की बात है, फिलहाल मैं आपके लिए जंगल से चारा लेकर आती हूँ। लक्ष्मी ये कहकर जंगल जाती है और वहाँ से चारे इकट्ठा करती है। जब वहाँ अचानक मनोज नाम का आदमी आता है। अरे आप कौन हैं और इस समय जंगल में यहाँ क्या कर रही हैं? जी मैं लक्ष्मी दूध वाली हूँ और यहाँ चारा लेने आई हूँ, लेकिन आप कौन हैं? देखिए, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और यहाँ की लकड़ियाँ बेचकर किसी तरह से गरीबी में अपने माता पिता के साथ इतनी ही आमदनी में गुजारा करता हूँ। ओह कोई बात नहीं, इंसान अमीर हो या गरीब, पहचान हमेशा उसकी अच्छाई से होती है। हाँ, ये बात सही कही तुमने। खैर, मैं तो अपने बारे में बताने लग गया। मैंने वैसे तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया। तुम जितनी सुंदर हो उससे कहीं गुना तुम्हारा दिल सुंदर है, और सच कहूं तो तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे तुमसे पहली नजर का प्रेम हो गया है। हाँ मनोज, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगे। खैर अभी मैं जाती हूँ, हीरा माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, इसीलिए मैं कल फिर आऊंगी। ठीक है, मैं भी जाता हूँ और मिलेंगे, जरूर मिलेंगे जल्द ही, है ना? लक्ष्मी मनोज से ये कहकर वहाँ से चली जाती है और मनोज भी अपने काम पर चला जाता है। और इसी तरह फिर वो दोनों रोज रोज जंगल में एक दूसरे से मिलते हैं। जब एक दिन वो दोनों पहाड़ी पर ऊपर बैठकर बातें करते हैं। मनोज, तुम हमारे विवाह की बात अपने माता पिता से कब करोगे? बहुत जल्दी, लेकिन मैं तो अपने माता पिता से तुम्हारे लिए बात कर लूंगा, मगर तुम अपनी माँ से कैसे बात करोगी? अरे मेरी हीरा माँ लाखों में एक है और वो मुझे बहुत चाहती है, इसलिए वो मेरी खुशी के लिए सब कुछ करेगी। अभी वो दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ गिरीश नाम का एक अमीर आदमी आता है। अरे वाह 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 वाह, अये है, ये कन्या तो कितनी सुंदर है, मगर ये इस फटीचर गरीब लकड़हारे के साथ क्या कर रही है? ओ, लगता है दोनों आपस में गुटर गूं कर रहे हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन अगर ये सुंदर कन्या इस गरीब फटीचर से प्रेम कर सकती है, फिर तो मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे पीछे तो लट्टू हो जाएगी।
अब तो मैं इससे विवाह करके ही रहूंगा। और फिर गिरीश उन दोनों के पास आकर कहता है, वाह 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 वाह, बनाने वाले ने भी क्या बनाया है, जैसे अपने हाथों से तराश कर तुम्हें इस दुनिया में उतारा है। खूबसूरती हो तो वैसी कि पहली नजर में जो देखे बस देखता रह जाए। हे सुंदर कन्या, तुम मुझे पहली नजर में पसंद आ गई हो, इसीलिए हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। बताओ, क्या तुम भी हमसे विवाह करोगी? ये तुम क्या कह रहे हो? होश में हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पागल हो गए हो क्या? चुप कर गरीब फटीचर लकड़हारे, अपनी औकात में रहकर बात कर। और तू होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला है? यही मेरा होने वाला पति है और मैं तुमसे नहीं बल्कि मनोज से विवाह करूंगी क्योंकि मैं उससे प्रेम करती हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं इस मनोज को अभी रास्ते से हटा देता हूँ। और फिर गिरीश ये कहकर मनोज को पहाड़ी से धक्का दे देता है, जिससे गिरकर उसकी तुरंत मौत हो जाती है। और ये देखकर लक्ष्मी रोते हुए कहती है, दुष्ट आदमी, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे मनोज की जान ले ली। क्योंकि तुमने इसके लिए मुझे ठुकराया, इसीलिए अब तुम्हारे पास मुझसे विवाह करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए चुपचाप मुझसे विवाह करके मेरे साथ चलो। अरे चल चल तू मेरे साथ। और फिर गिरीश के जबरदस्ती करने पर लक्ष्मी उसे विवाह करके उसके घर जाती है, जहाँ पहले से ही गिरीश की 2 पत्नियां मौजूद होती है। नैना और सुधा, ये देखो, ये है मेरी पत्नी लक्ष्मी और मैं इसे यहाँ इसके प्रेमी की हत्या करने के बाद लेकर आया हूँ। इसीलिए आज से ये जो भी कहेगी तुम दोनों वही करोगी और घर के सारे काम भी तुम दोनों ही करोगी। समझ गई? गिरीश, ये तुमने क्या किया? हमारे रहते तुमने एक और विवाह कर लिया, वो भी इसके प्रेमी को मारकर। हाँ गिरीश, ये गलत है। ओ, फालतू की बातें मत करो, कुछ भी गलत नहीं किया। मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। चुपचाप जाके अपना काम करो, बात करती हो। गिरीश के कहने पर उसकी दोनों पत्नियां वहाँ से चली जाती है और आपस में गुस्से से कहती है, सुधा, ये लक्ष्मी तो वाकई ही बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ, जभी तो गिरीश ने इसकी सुंदरता देखकर इसे विवाह किया है, लेकिन हम इस लक्ष्मी को अपने घर ज्यादा दिन टिकने नहीं देंगे। कुछ भी हो, हमें इसे अपने रास्ते से हटाना होगा क्योंकि हमारा पति सिर्फ हमारा है। और फिर वो दोनों मौका मिलते ही लक्ष्मी के पास जाती है और कहती है, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है गिरीश ने। हाँ लक्ष्मी, तुम अपने प्रेमी से कितना प्रेम करती होगी ना, लेकिन उस गिरीश ने तुम्हारे प्रेमी की जान ही ले ली। हाँ, बेचारे मनोज ने मेरी वजह से अपनी जान गंवा दी। हाँ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें गिरीश की कैद से आजादी दिलवा सकते हैं। आजादी? कैसे? बताओ मुझे। ठीक है, तो सुनो, गिरीश जैसा दिखने में आम आदमी लगता है, वैसा है नहीं। इसने 10 वर्षों की तपस्या की है, जिस कारण इसे कोई भी चाकू या तलवार से मार नहीं सकता। लेकिन एक चीज है जिससे इसकी मृत्यु निश्चित है। क्या? वो चीज क्या है? तुम्हें रहस्यमय पाताल लोक जाकर उन 7 घड़ों के जल से बनी तलवार को लाना होगा और उसी से इसका अंत करना होगा। ठीक है, मैं जाऊंगी। मैं मनोज की मौत को कभी नहीं भूल सकती और नहीं गिरीश को, जिसने इतनी बेदर्दी से मेरे मनोज की हत्या की है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें भूलना भी नहीं चाहिए, इसीलिए जितनी जल्दी हो यहाँ से निकलो। और फिर लक्ष्मी उन दोनों की बातों में आकर वहाँ से चली जाती है। जब उसे जाता देखकर वो दोनों आपस में कहती है, वाह सुधा, कितनी आसानी से हमने उस लक्ष्मी को मूर्ख बनाया है। हाँ, और नहीं तो क्या, बड़ी आई थी हमारे पति से तीसरा विवाह करने। अब समझ जाएगा जब वो उस पाताल लोक से जिंदा वापस ही नहीं आएगी। वो दोनों ये कहकर आपस में हंसती है। जब वहाँ गिरीश आकर उनकी बातें सुन लेता है और गुस्से से कहता है, ये तुम दोनों ने किया? गिरीश, वो हमने कुछ नहीं किया है। असल में वो लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भाग गई है। हाँ गिरीश,
हम सच कह रहे हैं। चुप, एकदम चुप। मैंने अपने कानों से तुम दोनों की सारी बात सुन ली है, इसीलिए अब तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी, जरूर। और फिर गिरीश ये कहकर अपनी दोनों पत्नियों को आग में जला देता है, जिससे उसके सामने ही उनकी मौत हो जाती है। इन दोनों का काम तो तमाम हो गया, लेकिन लक्ष्मी, अब तेरी बारी है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है तू कहाँ गई होगी, उसी हीरा गाय के पास। गिरीश ये कहकर वहाँ से निकल जाता है, जबकि दूसरी तरफ हीरा गाय लक्ष्मी के खो जाने पर परेशानी से सोचने लगती है। पता नहीं मेरी लक्ष्मी आखिर कहाँ चली गई। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। पता नहीं इतने दिनों से उसने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। हीरा अभी ये सोच रही होती है कि वहाँ गिरीश आता है। बोल हीरा गाय, लक्ष्मी कहाँ है? तुम कौन हो और मेरी लक्ष्मी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं उसका पति हूँ और तेरी बेटी मुझे मारने निकली है। लेकिन अगर वो ना मिली तो फिर मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। बता, कहाँ है वो? गिरीश ये कहकर सारी बात हीरा को बताता है, जिसे सुनकर वो कहती है, दुष्ट आदमी, तू मेरी बेटी को किसी भी कीमत पर अपने पंजों में कैद नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी परवरिश मैंने की है। वो तो समय बताएगा। फिलहाल अब से तू मेरी कैदी है। चल चल मेरे साथ, चल। गिरीश ये कहकर हीरा को कैद कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ लक्ष्मी उस रहस्यमय पाताल लोक की दुनिया में जाती है, जहाँ उसके कदम रखते ही आग की बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, अभी तक तो सब सही था, ये अचानक आग की बारिश कैसे शुरू हो गई? एक काम करती हूँ, मैं इस बड़े पत्थर के पीछे छुप जाती हूँ, वरना इस आग की बारिश में मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। और फिर लक्ष्मी तुरंत उस पत्थर के पीछे छुप जाती है कि अचानक वो आग की बारिश बंद हो जाती है। अरे अरे ये क्या, आग की बारिश तो बंद हो गई। अब मैं ऐसा करती हूँ कि उन 7 घड़ों को ढूंढती हूँ। अभी लक्ष्मी ये कहकर उन घड़ों की तलाश करने के लिए आगे बढ़ती है। अब अचानक एक पानी की बड़ी लहर उसके सामने आ जाती है। अरे ये क्या, अब ये पानी की इतनी बड़ी लहरें, मैं तो इनमें डूबकर मर ही जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे उनका सामना करना ही होगा। और फिर लक्ष्मी उस लहर के सामने बिना डरे खड़े रहती है, लेकिन वो लहर उसके पास आकर ही उसे बिना छुए गायब हो जाती है। ये सब मेरी समझ से बाहर है। खैर, मुझे तो उन 7 घड़ों को तलाश करना है। लक्ष्मी फिर से जैसे ही आगे बढ़ती है, वैसे ही उस पर पत्थरों की बौछार शुरू हो जाती है। पहले ये आग की बारिश और फिर पानी की बड़ी लहरें, अब ये पत्थरों की बौछार। लगता है ये इस रहस्यमय दुनिया की छलावे है, लेकिन मैं इनसे नहीं डरने वाली हूँ। मैं हिम्मत करके मनोज और अपने गुनाहगारों को सजा जरूर दूंगी। अच्छा, तो तुम यहाँ किसी को सजा दिलवाने आई हो? अरे यहाँ आसपास तो कोई नहीं है, तो ये आवाज किसकी है? और ये अचानक से आग की बारिश, पानी की लहरें और पत्थर की बौछार, ये सब क्या है? लक्ष्मी के सवाल करने पर वो पत्थरों की बौछार बंद हो जाती है, जब उसे अपने सामने 7 घड़े नजर आते हैं। ये आवाज हमारी है, जिस घड़े का जल तुम लेने आई हो। जी जी, मुझे ये घड़े का जल चाहिए। ठीक है, तुम्हें ये पानी जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली सुलझानी होगी। अच्छा ठीक है, मैं आपकी पहेली को सुलझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इस दृश्य को देखो और फिर मुझे बताओ कि इसका अर्थ क्या है। एक रास्ते पर 2 पेड़ों के बीच और एक पुराना पत्थर रखा है और उस पर एक पोटली रखी है, और दूर से इसे देखकर कौवा उस पेड़ पर टंगी पहेली को पढ़ता है। मैं मीठा बोलता हूँ पर मीठा होता नहीं। मैं मुस्कुराता हूँ पर मन में कुछ और होता। जो मुझे पहचान लेगा वही मुझे असली साथी पाएगा। बताओ मैं कौन हूँ? कौवे की पहेली खत्म होते ही वहाँ एक चमकीले पंखों वाला तोता आता है और वो मीठी आवाज में कहता है, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मैं तुम्हें इस पोटली तक ले जाऊंगा। मुझ पर भरोसा करो। उसकी बात पर भरोसा करके कौवा उन तोतों के पीछे जाता है, और जैसे ही पोटली को उठाने के लिए जाता है, वैसे तोता जोर से हंसता है और कहता है, अरे मैं तो बस तुम्हारे साथ
खेल खेल रहा था। मेरा सच में कोई इरादा नहीं था तुम्हारी मदद करने का। तोता ये कहकर उड़ जाता है। तब वहाँ पर एक धीमी चाल चलते हुए कछुआ आता है और चुपचाप धीरे धीरे उस पोटली को लाकर खामोशी से उस कौवे को दे देता है और दृश्य समाप्त हो जाता है। तो बताओ लक्ष्मी, इस दृश्य का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ सीधा और बिल्कुल साफ है। मतलब जो लोग अक्सर मीठी बातें करते हैं, जरूरी नहीं वो हमारे सच्चे दोस्त और हमदर्द हो, बल्कि